नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद। यहां लखनऊ से लगातार हम यहां लखनऊ में हैं, तो आप समझ ही सकते हैं माहौल कैसा होगा। यहां पर जयकारा भगवान राम का जो है लगातार सुबह से लग रहा है और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता लगा रहे हैं। अब 2024 की लड़ाई के लिए पार्टियों के बीच में वोट को लेकर के जो द्वंद्व है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए, यूपी में हम हैं तो अखिलेश यादव की आप बात कीजिए, जो यहां पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान तो पीडीए है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से पूरे देश के अंदर अब वो एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश से होकर के भी गुजरने जा रही है और उनका तो ये पिछले कई महीनों से मुद्दा रहा है कि देश के अंदर जाति का जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की बात होनी चाहिए, ओबीसी की बात होनी चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यूं तो कभी ये नहीं कहेगी कि भगवान राम का मुद्दा, राम का मंदिर, 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये कोई चुनावी कार्यक्रम है, लेकिन इसका चुनावी असर तो जरूर होने जा रहा है। और उनकी कोशिश ये है कि जात पात के अंदर वोट ना बटे, हिंदू वोट एक मुश्त उनको मिले। तो ये जो वोट की लड़ाई है और इसके लिए जो पार्टियों की कवायद है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। संवाद के इस सत्र के अंदर मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत सुधांशु जी आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं जबरदस्त प्रवक्ता अभय दुबे साहब। दुबे साहब, बहुत स्वागत आपका भी। और राजकुमार भाटी जी, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी से हमारे बीच में है। भाटी साहब, आपका बहुत स्वागत है। तालियां आपकी कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन एक बार एहसास तो हो कि लखनऊ में। बहुत शुक्रिया आपका। राहुल गांधी ने, सुधांशु जी, कल ये कहा है कि मैं कमीज पर धर्म ओढ़कर नहीं चलता हूं औरों की तरीके से। 22 तारीख के कार्यक्रम में न जाने को प्रश्न हुआ था उनसे, तो उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरीके से चुनावी फ्लेवर आप लोगों ने दे दिया है। राम जी का समारोह नहीं रह गया अब ये मोदी जी का और संघ का समारोह आप लोगों ने बना दिया। आपने कहा कि वो कमीज पर धर्म ओढ़ के नहीं चलते, पर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के चलते हैं। और वो भी फोटो कब जारी हुई थी? चुनाव में। और आपको याद है, राहुल गांधी जी शायद भारत के इकलौते ऐसे नेता होंगे, नेताओं की जाति तो लोगों को पता होती, गोत्र नहीं पता होता है। और गोत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाए, ऐसा आपने नहीं देखा हुआ। कब था? 2018 राजस्थान का चुनाव। पुष्कर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल के बताया गया कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं। तो भाई, मैं कहना चाहता हूं, कौन ओढ़ता है। और एक और बात याद करिए, राहुल गांधी जी एक बार अयोध्या भी तो गए थे, मगर रामलला के दर्शन किए बगैर चले आए थे। तो आज वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात सही है कि धर्म उनके लिए ओढ़ने क्या, उनके लिए देखने की भी चीज नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से धार्मिक चीज का महत्व नहीं है, जात बिरादरी का महत्व है। उनके हिसाब से उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि भाई एक समुदाय को तो जोड़ के रखना है। कितना जोड़ के? फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है। और दूसरे को तोड़ के रखना है, उत्तर दक्षिण में तोड़ के रखना है। कहते ना कि उत्तर भारत की बातें सतही होती हैं। फिर हिंदी गैर हिंदी में तोड़ के रखना है, तमिल और हिंदी में तोड़ के रखना है, और अगड़े पिछड़े में तोड़ के रखना है। तो उनका एजेंडा साफ है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और आपको 80 जोड़ने के लिए अब राम जी का सहारा मिल गया फिर से। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। बताइए, हम किसका विरोध कर रहे हैं? एक फैक्चुअल और एक आइडियोलॉजिकल, दोनों उदाहरण देता हूं। फैक्ट यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई गरीब विकास योजनाओं की किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला हो। 70%। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और अगर आइडियोलॉजिकल की बात कहें तो आज अगर वो धर्म की बात कह रहे हैं, तो अब ये बताइए साहब, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पैरों का पक्षकार थे अदालत में, एक तो उदारता देखिए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनको इन्वाइट किया और इकबाल अंसारी ने स्वीकार कर लिया। और मैं एक और फैक्ट बताऊं जी, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए थे, तो सबसे पहले उसकी गवाही किसने दी है? मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के एक सिपाही का, जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने कहा, मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी, दिव्य रोशनी, और जब वो हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां रखी हुई थी। भाई, 1949 में अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई, इकबाल अंसारी यहां आने को तैयार हो गया, मगर क्या बताएं, एक कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई तो आ गया राम मंदिर के शिलान्यास के समय, और जो गवाह भी नहीं है वो कह रहा हम धर्म को ओढ़ के नहीं चलते, और वो हवा में लट्ठ भांजने में लगे हुए हैं। ठीक। दुबे साहब, आप गए थे 15 तारीख को अपने पार्टी के नेताओं के साथ, सरयू में स्नान आपने भी किया था अयोध्या के अंदर। 15 को जा सकते हैं, 22 को नहीं जा सकते, ये बात नहीं समझ में आ रही है।
जो अंतर राहुल गांधी बता रहे थे हम क्यों नहीं जा रहे? सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। हमने क्या धर्म धारण किया हुआ है? हमने दया, यज्ञ, दान, क्षमा, और सनातन धर्म का मूल है क्षमा। भारतीय जनता पार्टी का धर्म है प्रतिशोध। आचार्य कौन? जिसने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया, जिसने श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदांत पर भाष्य किया, वो आचार्य। सत्ताचार्य कौन? जिसने मोदी नामे पर भाष्य किया, जैसे अभी सुधांशु जी कर रहे थे, वो सत्ताचार्य। तो ये लड़ाई सत्ताचार्य बनाम धर्माचार्य की है, ये लड़ाई सनातन धर्म बनाम भारतीय जनता पार्टी की। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन? जो साक्षात शंकर माने जाते हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य। मुझे दुख हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर सनातन धर्म के अंदर ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के वैसे तो बहुत से संप्रदाय, मगर 5 प्रमुख संप्रदाय, वैष्णव, शैव, स्मार्त, शाक्त और वेदांत। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा यह रामानंदियों का मंदिर है। इसका आशय क्या है? कि बाकी के धर्माचार्य, बाकी के धर्म का आचरण करने वाले लोगों को मंदिर से दूर कर दिया। अरे जाइए शंकराचार्यों की शरण में, क्षमा की याचना कीजिए, धर्म की प्रार्थना कीजिए और उनको ऊंचा सिंहासन दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नगर अयोध्या। अयोध्या जानते हैं नाम क्यों पड़ा? जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, जहां कभी वैमनस्य ना आ रहा हो, जहां कभी घृणा ना पलती हो। देहिक देविक भौतिकता पा राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। उस वक्त भी धर्म का जो सहअस्तित्व था, उसको भगवान श्री राम के राज्य में स्वीकारा गया था। राम राम क्यों 2 बार राम का नाम लिया जाता है जानते हैं आप? एक वो राम जो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तज कर अपने वचन को निभाने के लिए चले गए, और एक ये है जो रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं। दूसरे राम वो जो अयोध्यापति राजा राम हैं, जो न्याय के प्रतीक हैं। हमको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी अंतिम समय तक कम से कम हमारे शंकराचार्यों का अनुनय विनय करके उनको मना लेंगे। शंकराचार्य जाते तो आप जाते? शंकराचार्य जी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। क्यों नहीं जाते? शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा कि मंदिर अगर शरीर है तो उनका शिखर, शीश उनका शीश है, और जो मूर्ति स्थापित की जाती वो उसकी आत्मा है। तो बगैर शीख के, बगैर शीर्ष के कैसे आप प्राणवान हो सकते? मैं आखिरी लेकिन शंकराचार्यों के स्टेटमेंट तो बाद में आए थे। आपकी पार्टी ने चिट्ठी जारी पहले कर दी थी कि हम नहीं जा रहे हैं। आपके टेलीविजन ने नहीं बताया, इसका अर्थ यह नहीं कि शंकराचार्य नहीं बोले थे, माफ कीजिएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं, रामलला जब आएंगे तो उनको क्या बताएंगे? शंकर का अपमान करके क्या राम पूजे जाएंगे? अच्छा, ठीक। साक्षात शंकर है शंकराचार्य, शंकर का अपमान करके क्या राम पूजे जाएंगे? अर्ध निर्मित मंदिर में कैसे प्राण आ जाएंगे? ठीक है अभय जी, अर्ध निर्मित मंदिर है, शंकराचार्य नहीं जा रहे उनको। एक बार मैं जरा भाटी साहब का भी कमेंट आ जाए, फिर आप चर्चा खुल जाएगी, आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब दीजिएगा। इन्होंने राम की बात की, इन्होंने राम की बात की और ये बताया कि क्यों नहीं हम जा रहे हैं। आप भी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं जा रहे हैं 22 तारीख के कार्यक्रम में। और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी का कोई भगवान हो, हमारे भगवान तो पीढ़ी हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। धर्म तो वो भी लाए लेकिन दूसरे जरिए से। सौरभ जी, आपने शो के शुरुआत का जो वाक्य बोला, मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूं, अपना कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे है। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेके, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेके ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूं। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। कैसे? ये छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं,
हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है। राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन भाटी साहब, कॉपीराइट तो आप लोगों ने बना दिया ना। मैं बहुत इनके मैं दो वाक्य और बोल दूं। हाँ, मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसा ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। ठीक। जो राम ने रावण से लड़ने के लिए किस किस का सहारा लिया था, किस किस को साथ मिलाया था? वो तमाम आदिवासी, वनवासी, उस समय के दलित पिछड़े लोग थे जो जंगलों में रहते थे। राम के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। और जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे युद्ध के मैदान में, और विभीषण राम के साथ खड़े थे, रावण कितने घोड़े जुड़े हुए थे, 12 घोड़े थे शायद, उसके रथ पे सवार था, कवच कुंडल पूरा, उससे राम नंगे पैर नीचे खड़े थे, धनुष मान लिए। तो विभीषण घबरा गए। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ न रथ न तन पद त्राना, केहु विधि जीतब वीर बलवाना। इसे कैसे जीतोगे? तो रामचंद्र जी ने समझाया था, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो संदन आना। उससे तो जो तो और ही वो है जिससे जीत होती है। ठीक। तो ये जो पाखंड है नी, ठीक है, धार्मिकता में और धार्मिक कर्म पाखंड में बहुत बड़ा अंतर अब ठीक, आपने 2 बातें कही थी। आपने कहा इनका पाखंड है ये राम के नाम पर, और आपने कहा ये छोटे दिल के हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं, ये छोटे दिल वाले छोटे हिंदू हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए। एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में ही बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया था? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था उसके बाद भी उन्होंने, आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है, अपनी बात पर डटे रहना, नहीं रुके रहना अपनी बात पर। आप हमसे लिए क्या करें? राम आपकी सारी पार्टी है ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे। हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है। आपने कहा अरे आपने निमंत्रण दिया। सुनिए, अब तो बदलाव एक तरफ रहो आप। सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदरकांड करवा रहे हैं,
साहब मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों की जो एक लाइन सर, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, देखिए ये है भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी। मगर देखिए दोनों में कैसी जुगलबंदी, और चुनाव के मैदान में आते हैं तो भी मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा था अखिलेश वखलेश, उन्होंने कहा था चालू पार्टी, इन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी। ये इनके संज्ञान, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में वो चिरकुट पार्टी थे, उत्तर प्रदेश में ये चिरकुट पार्टी है। अच्छा, मगर यहाँ चालू चिरकुट में मिलकर सबका उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ये प्रबुद्ध जनता समझ। अभी इन्होंने जो 2 उदाहरण दिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा फिर अपनी बात कहिएगा। इन्होंने शाही इमाम का फतवा की बात की, इन्होंने ये बताया कि भाई 80 की लड़ाई कौन लड़ रहा है, 20 की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आरोप जो इनका है आप लोगों के ऊपर, सपा पर, कांग्रेस पर, दोनों पर, ये कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ रहा कि मुसलमान नाराज ना हो जाए। हमारा मुस्लिम वोट तो इंटैक्ट रहना चाहिए ना, तो वो बाकी जो मिलेगा वो जाने से कोई बढ़ने वाला नहीं है। पहले अभय जी जवाब दे दें इस बात पर। देखिए पहले तो मैं आज चूंकि आयोजन ऐसा है तो मैं रामायण के संदर्भ से ही सारे अपनी बात रखूंगा। सुधांशु जी हमारे विद्वान, सियापति रामचंद्र की। अब मित्रों ऐसा नहीं था कि आज राहुल गांधी जी से वैमनस्य और बेर ये यूं ही लिए हुए। आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे, रावण का बेर क्यों था राम जी से जानते हैं आप? हम जब जाएंगे अयोध्या नरेश के पास, दोनों हाथ फैलाकर अयोध्यापति दशरथ के पास जाएंगे और कहेंगे जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने उनसे गुहार लगाई थी। विश्वामित्र जी गए थे अयोध्या नरेश के पास और कहा कि मैं दोनों हाथ फैलाकर धनुर्धारी राम और लक्ष्मण को मांग रहा हूं आपसे, क्योंकि जिस पुत्रेष्ठी यज्ञ से आपने इन पुत्रों को प्राप्त किया है, वन में वो यज्ञ संकट में है। वहां सुबाहु, ताड़का, मारीच विघ्न पैदा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया, सुबाहु और ताड़का का वध कर दिया। हम भी जो यज्ञ 2014 के पहले हमने इस देश की प्रगति और समृद्धि का आहूत किया था, उसमें ये विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए हम दशरथ से मांगने जाएंगे राम को। आप जानते हैं ये जानकर रावण ने क्या कहा, जिसने इतने वीरों को मार लिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बेर का नाता जोड़ूंगा। इसीलिए तो उसने मुक्ति के लिए बेर का नाता जोड़ा था। और इस दम्भी और अहंकारी सत्ता ने राहुल जी से बेर का नाता इसलिए जोड़ा है ताकि ये भी इनकी सत्ता की मुक्ति हो रही है। अब आप सुनिए, बहुत बात मैं 3 दिन से सुन रहा हूं। मैं अभिभूत हूं लखनऊ की, इस उत्तर प्रदेश की इस भूमि पर आकर। हर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि सरयू को रक्त रंजित करने वालों, ये समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। अरे साहब, एक कार्यकर्ता ने, एक कार सेवक ने उसका दर्द बयां किया, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा साहब भारतीय जनता पार्टी से मैंने नाता तोड़ दिया क्योंकि जिसने सरयू को रक्त रंजित करने का आरोप लगाया, एक को पद्म विभूषण दे दिया और एक को राम मंदिर की समिति में रख लिया, नपेंद्र मिश्रा को। ये सच्चाई इन लोगों की है। ये सत्ता का भोग चाहते हैं, ये राम राज्य की अवधारणा में विश्वास ही नहीं। आपके बगल में ये समाजवादी पार्टी वाले, आप ये कहना चाहते हैं कि इनकी सरकार ने मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण जो दिया, गलत दिया, कार सेवक के हत्यारे थे, नहीं देना चाहिए। गलत दिया, कहिए गलत दिया, हत्यारे थे। अब सुन, यही तो है चालू और चिरकुट का चक्कर। ये गंभीर बात एक है। अब आप ये क्लियर कीजिए अभय जी, आप ये गलत किया क्या इन्होंने? इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली बजा रहे हैं। आप देखिए विडंबना, उस समिति में कौन है जिसने 3 दिन पहले इंटरव्यू दिया? आप एक महिला पत्रकार के साथ इंटरव्यू देखिएगा, उसने कहा कि हर क्षण की रिपोर्ट मेरे पास आ रही थी जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी। उस नपेंद्र मिश्रा जी ने ये बात कही। और बात करते हैं, ये देखिए क्या है सच्चाई, ये है, ये 2001 का बजट भाषण है जो आरोप हम पर लगा रहे थे। राम सेतु तोड़ने का संकल्प किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस स्पीच के पॉइंट नंबर 53 को देखिएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रसन्नता पूर्वक सेतु समुद्रम परियोजना में उसी 11 नंबर के अलाइनमेंट को तोड़ने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 4.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन करते हैं। नीरी ने ऑब्जेक्शन फाइल किए। उन्होंने कहा कि इस पर थोरियम की बहुत बड़ी लेयर है। तो इनके एक वरिष्ठ मंत्री जो आज स्वर्गीय है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा,
करूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। वो गए और नीरी से संशोधित कराकर उसी अलाइनमेंट को तोड़ने का मानस बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में तमिलनाडु गए और कहा कि अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को लागू करूंगा, अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। वही मुकदमा हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया। जवाब दे दो। आखिरी बात प्लीज, एक मिनट। सौरभ जी, देखिए, हमने पहले दिन से कहा था कि हम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे, जो न्यायपालिका निर्णय देगी उसको आत्मसात करेंगे। 1994 में हमने एफिडेविट दिया। आज सुधांशु जी इस डिबेट में बताकर जाएं कि न्यायालय के इस निर्णय में एक लाइन भी लिखी हो कि मोदी सरकार का अभिमत है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये तो थे ही नहीं। 1885 से निर्मोही अखाड़ा, रघुबर दास जी ने पहला मुकदमा 1885 में लगाया। उसके बाद से लेके आज तक निर्मोही अखाड़े ने उसकी लड़ाई लड़ी। कहां है निर्मोही अखाड़ा? ये सत्ताचारियों ने कब्जा कर लिया। अरे सौंप दीजिए संतों महंतों को मंदिर। जी प्लीज थोड़ा सा। अरे भाई, मैं जवाब दे दूं। फैसला आ गया, मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन्होंने कहा, एक मिनट, वो नहीं है, इन्होंने कहा कि कोर्ट ने बना नहीं है, मंदिर अधूरा है। मैं आग्रह करता हूं आप सब लोग पार्टी जी में आ रहा हूं बस। पहली बात तो जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल कहा उसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कहां लिखा है कि मोदी सरकार का रोल है, राम का काज लिखा नहीं होता है, वो अनुभव किया जाता है। सोई जान ही जेहि देव जनाई और जान ही तुम ही हुई जाई। अगर राम के प्रति श्रद्धा होती तो स्वयं समझ में आ जाता। अब मैं जवाब देता हूं। भाई, ब्यूरोक्रेट्स की आप क्या बात करते हैं? पूरी बात बोलिए। नृपेंद्र मिश्रा जी अगर थे तो कल्याण सिंह जी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। भाई, एक आईएएस ऑफिसर, सरकार बदलती है, उससे पहले एनडी तिवारी की सरकार में भी थे महत्वपूर्ण स्थिति में। तो भाई, ये कौन सी बात होती है? इस तरह की तिनके की ओट में पहाड़ छुपाते। मगर मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। हम लखनऊ में खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह मेमोरी याद है, उस समय तो मैं इंजीनियरिंग में था। इस सरकार ने वो काम किया था, विघ्न बाधाओं की जहां तक बात करते हैं, 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल, कोई प्राइवेट गाड़ी भी नहीं आ सकती, सिर्फ सरकारी गाड़ी आएगी। ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड। उस जमाने में इतना भी, और यहां से फैजाबाद जाने वाली सारी सड़क पे बैरिकेटिंग। और उन्होंने ऐसे नहीं बोला था मुलायम सिंह ने परिंदा नहीं पार मार पाएगा। आपको पता है उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ कांटे की बैरिकेटिंग बाड़ लगाई गई थी जो 12 फुट ऊंची थी। उसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी, जिसमें 4 मेटेलिक थी और 3 जो थी वो बल्लियों की थी, और सबके बीच में पुलिस वाले खड़े हुए थे। मगर इसके बावजूद जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। वहां एक साधु बाबा आए और उन्होंने बस को ले जाके 7 बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वहां पर गए और कार सेवकों ने अंदर झंडा फहरा दिया। और मैं कहता हूं, हम पत्रकार जगत की बात करते हैं, झूठ की इंतहा होती है। मुझे अच्छी तरह याद है 30 अक्टूबर को सवेरे के अखबारों ने क्या लिखा था? अंग्रेजी के अखबारों ने लिखा था नेशन जीरो आवर, हिंदी के अखबारों ने लिखा कि आज 30 अक्टूबर है। हम लोगों को मन में बड़ी बेचैनी थी। उस समय दोपहर के 2 बजे के समाचार आते थे रेडियो पे। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। 3 बजे 5 मिनट का एक टीवी पे कैप्सूल आता था, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। रात के 9 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन दोनों ने कहा कुछ नहीं हुआ। सरयू के पुल के उस तरफ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो तितर बितर हो गए। अगले दिन सुबेरे जब कार सेवकों की गुंबद के ऊपर ध्वज फहराते हुए फोटो आ गई, तब उस खिसियाहट में 2 तारीख को इन लोगों ने गोली चलवाई। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज आकर ये लोग बात कहते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम उस समय जानते क्या कहते थे? हम कहते तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे कार सेवक कहते थे कि शासन चलाए चाहे सीनों पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आज सौगंध पूर्ण हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये जीपीओ के पास लखनऊ के डीएम थे अशोक प्रियदर्शी। इस कदर लोग थे कि उनको इतना घेर लिया गया था कि अगर न्यूज टेक के कैसेट में आप जाके देखें, उन्होंने सिर्फ ये कहा कार सेवकों से आप कुछ मत करिएगा, कोई हिंसा मत करिएगा। उन्होंने कहा एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। हिचकने के बाद आखिर में डीएम ने जय श्री राम बोला और सारे के सारे लोग वहां से चले गए। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ था वो बहुत अच्छी तरह याद है। साहब एक प्रश्न ले रहा हूं मैं। अभी उन्होंने जिक्र छेड़ दिया, हालांकि वो उन्होंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की कि वो उसके साथ हैं, खिलाफ है मुलायम जी को, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण देने के लिए। आपने गोली चलवाने के लिए पद्म भूषण दिया उनको? आपने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उन्हीं की पार्टी के उन्हीं थोड़ा संतुलन भी जरूरी है, डिबेट में थोड़ा संतुलन भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाटी साहब, अगर एक तरफा गठबंधन एक दूसरे को मानने तैयार नहीं है। मैं आपकी बात समझ आदमी का भाषण करा देना चाहिए, हमें ज्यादा हिस्सा चाहिए। नहीं बात सही है भाई, हाँ। यूपी में उनको ज्यादा मौका नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूं उनके पास, उनकी इजाजत से मैं आपसे प्रश्न ले रहा हूं।
पद्म विभूषण आपने दिया, कार्यक्रम में बुला रहे हैं आप अखिलेश जी को, और यहां हमको बता रहे हैं कि गोली किसने चलवाई थी। अभी इन्होंने उदारता की बात कही, जिन्होंने गोली चलवाई उनको भी हमने निमंत्रित किया। क्योंकि मैं कहता हूं, सुनिए, कोई जवाब नहीं तो उदारता प्रदर्शित कर। बस एक सेकंड, शॉर्ट में पार्टी साहब। क्यों भाई? हमने बताया बाबरी मस्जिद के पक्षकार को भी बुलाया, गोली चलाने वाले को भी बुलाया, क्योंकि सुनिए, द्वारका पीठ के शंकराचार्य। अरे बस ठीक है सर, बहुत छोटा कमेंट। तो क्योंकि हमने कहा गया है कि हम किसी के प्रति बैर नहीं रख सकते, बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम तो भारत की सुधार संस्कृति के प्रतीक हैं कि मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल उर विशाल, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, ये विश्वास नहीं यदि आता तो ये साक्षी है इतिहास प्रमर। अब मैं कहता हूं, यह इतिहास और आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी की इस पंक्ति के साथ भाटी साहब आप जब आप उसका उत्तर दीजिएगा, आपने कहा था कि राम जी पर कोई कॉपीराइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, किसी पार्टी का किसी व्यक्ति का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता, फिर भी अगर 22 तारीख के दिन वो कॉपीराइट जैसा दिखने जा रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर अखिलेश जी वहां जाते, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, ममता जी, सब लोग वहां जाते, तो क्या कॉपीराइट बनता वो इनका? नहीं बनता। आप भी दिखते, आप भी बड़े दिखते। पहले तो मेरा निवेदन ये है कि ये प्रवक्ता हैं पार्टियों के, इन्हें बोलने की बहुत आदत होती है। अगर आप बीच में नहीं टोकोगे तो एक घंटे 1.5 घंटे आराम से बोल सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका बैलेंस बनाए रखें। ठीक। दूसरी बात, सुधांशु जी ने व्यंग किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। ये हमारा आपस का मसला, हम आपस में सुलट लेंगे। हमने परेशानी। तीसरी बात, ये मेरी बात कहा भी, तो मैं तो बोलना ही शुरू करा। आप तो पूरे 15 मिनट आपका प्रवचन सुना है मैंने, राम कथा सुनी है पूरी। 20 मिनट तो डिबेट शुरू हुए हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये दावा तो राम का करते हैं, लेकिन इनका चरित्र रावण जैसा है। रावण के अंदर अहंकार था, रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता था, देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। वही इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में वही रावण के अहंकार झलकता है। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या हमने अब पूजा करनी शुरू की है? क्या आप, सौरभ जी, आप ईमानदारी से बताएं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, क्या नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी पक्के हनुमान भक्त नहीं थे? सुना है मैंने। क्या वो हमेशा मंदिर में पूजा नहीं करते थे? तब तो ये कुछ भी नहीं था। तो क्या वो हर त्योहार पे उनके गांव में आज भी आयोजन होता है? तो धार्मिकता हर व्यक्ति के अंदर होती है, अपने अपने धर्म से, अपने अपने समाज से सबको प्रेम होता है। इसकी ठेकेदारी किसी पार्टी को नहीं लेनी चाहिए। क्या आपको केवल 31% वोट मिला था 2019 के चुनाव में? तो क्या जो बाकी लोग बचे, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो सब गैर हिंदू हैं? वो सब हिंदू विरोधी हैं? वो सब राम का नाम लेने का उन्हें अधिकार नहीं है? मैं कहना यह चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ, और जो करोड़ों लोग आपके टीवी पे इस शो को देख रहे हैं, कि ये धर्म का नाम लेके, रावण ने भी जब माता सीता का अपहरण किया था तो रावण भी साधु का वेश धर के आया था, गेरवे वस्त्र पहन के आया था, बड़ी मोटे बीजों की माला पहन के आया था, तिलक लगा के आया था, बड़ा तगड़ा। और रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है, उस पर मैं पुस्तक भी लिख रहा हूं, मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं। रामायण में हर जगह जब भी रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करता था और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। अपनी बात साबित। तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मान लें हम? ये राम के नाम पर धर्म आज भी कहीं इशारा है क्या आपका रावण को लेकर के? पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूं मैं। तो इशारा गायब करेंगे हम तो खुल के कहेंगे, राजनीतिक आदमी है। कौन है रावण? सुनिए, भगवान राम की विरासत पर रावण के लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम कब्जा नहीं होने देंगे। हम असली राम भक्त हैं, हम राम के आचरण को अपनाते हैं, राम के चरित्र को अपनाते हैं, राम के व्यक्तित्व को अपनाते हैं। और सुनिए, ये धर्म के आप नहीं, प्लीज बोलिए। धार्मिक भावना में मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने कहा सब कुछ करेंगे, आप राम जी बोल रहे हैं, हम राम जी के आचरण को अपनाते हैं, राम के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? इतना सा प्रश्न। कौन कहता नहीं जाते हैं? राम जी 22 को ही रहेंगे वहां, फिर चले जाएंगे? नहीं, वो एक हम 100% जाएंगे। हमारे नेता ने कह दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, परिवार सहित
संस्कारित तरीके से, धार्मिक तरीके से, पूरी रीति रिवाज के साथ जाके दर्शन करूंगा भगवान प्रभुराम के। कौन कहता नहीं जाएंगे? दूसरी बात, मैं जो गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये धार्मिक भावनाओं में भड़का के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अभी पिछले सप्ताह एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में, हाँ आप हूं नहीं, अभी हाय हाय करोगे, मैं आंकड़े बता रहा हूं। महिलाओं के अपहरण 14,960 हुए एक साल में, 2022 में। 40 महिलाओं का अपहरण पर डे, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में। दहेज हत्या 2138, 6 महिलाओं को हर रोजाना दहेज के लिए मारा गया उत्तर प्रदेश में 2022 में। जी ठीक। गैंग रेप 62, हर 5वें दिन एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। रेप के बाद हत्या 92, 22 में हर तीसरे दिन एक बेटी को रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। महिला के प्रति कुल अपराध 65,743, यानी 180 पर डे महिलाओं के प्रति अपराध हुए। उत्तर प्रदेश में 3491 हत्या, यानी कि 10 हत्या रोजाना। हत्या के प्रयास 3788, यानी 11। ठीक है भाटी साहब, बात आ गई। काम की बात भी सुन लो, मैं आखिरी है मेरा जी। ये काम की बात तो यही है, राजनीति का असली विषय तो यही है, असली विषय तो यही है। रेप 3690, यानी 11 रेप रोजाना उत्तर प्रदेश में हुए, और अपहरण 16,262, यानी कि 45 अपहरण रोजाना हुए। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? ये एनसीआरबी कौन से साल का है सर? ये 2022 का जो लेटेस्ट का 2022 का। अच्छा, 2022 में राजस्थान कहां पे था? जो अभी 3 दिसंबर को रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है। ठीक है, ये राम राज्य बता रहे हैं, इनका जवाब ले लेता हूं फिर आ जाऊंगा। देखिए, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं सारे राज्यों का कंपेरेबल बताइए, और मैं तो कह रहा हूं आंकड़ा क्या सामने देखिए। जब इनकी सरकार थी तो मुझे याद है, मैं तो दिल्ली में माफी के साथ एक बात, केवल नहीं माफी के साथ सर, हमारी सरकार में 2017 में आखिर में सबसे ज्यादा जो 5 साल का 1 साल में क्राइम है वो एनसीआरबी में रिकॉर्ड दर्ज है, कोई भी नेट खोल के देख लो, 2,35,000 है। और अब इस साल 2022 में 4,01,787 क्राइम रिकॉर्ड हुआ है हमारी सरकार से। दुगुना क्राइम है। जवाब बोले। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपकी सरकार में वो होता था जो हमारे यहां कोई सोच नहीं सकता, कि बलात्कार के बाद बच्चियां आत्महत्या कर लें तो कहें लड़कों से गलती हो जाती है। इनके नेता थे राजस्थान में, उन्होंने कहा कि अगर बलात्कार में राजस्थान सबसे आंकड़े बताओ, मर्दों वाला प्रदेश है। और आंकड़े बताता हूं भाई, आपके जमाने में क्या बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आंकड़े नहीं, फैक्ट बताता हूं। अरे आपके जमाने में बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। ये बताइए, मुख्तार अंसारी ने दी थी कि नहीं अर्जी कि मुझे पंजाब की जेल में रहना जहां इनकी सरकार थी, यूपी नहीं आना? इसलिए आप रेप होने दे रहे हैं यूपी में। जलवाए जलाल से घूमते थे, इसलिए आप रेप नहीं रोक रहे। अरे भाई, ये सामने दिखाई पड़ रहा है, इसलिए रेप होने दे रहे हैं आप। देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ये क्या जवाब हुआ? अब ये हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये इसका जवाब मुख्तार अंसारी है। आप विषय क्यों भटका रहे हो? विषय कौन भटका रहा? अब मैं दूसरा जवाब देता हूं, सुन ले। आजम खान ने बुलंदशहर के रेप के लिए कहा रेप हुआ ही नहीं, उसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो माफी मांगनी पड़ी। आजम खान ने लोकसभा में सभापति की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ बदतमीजी की और उसके बाद 3 दिन तक माफी नहीं मांगी और अखिलेश यादव साथ में खड़े रहे। अब ये बताइए, और इनके केटी हसन सांसद बोलते हैं कि अगर साहब कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो तुम कम उम्र में शादी नहीं कर पाओगे। अगर ये होते कहते 4-4 बीवियों की बात करते हो। दूसरी बात मैं बताता हूं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, समझ जाओ। अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सुनिए। जब इन पर जवाब नहीं बनता तो अरे सुनिए भाई, फैक्ट के साथ जवाब दे रहा हूं। नहीं, कोई फैक्ट नहीं बता रहे आप। अरे भाई, आपने बोला, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जब आप मुसलमान पर पाकिस्तान पर चले जाए, आप डेटा लेके आए, आपने डेटा बता दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मुख्तार अंसारी का नाम लेते ही आपके दिल में इतना दर्द क्यों होने लगा? आप जब फेल हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम फेल, आप मुझे बता रहे थे कि बैलेंस होना चाहिए। अब आपका जब हम बहुत संकट में होते हैं तो हम श्री राम का, हनुमान का नाम लेते हैं। जब ये संकट में होता है तो मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। अब ठीक, ये इन्हें उबारने वाले हैं। अब वो जैसे भी है, अब वो अपने तर्क से आपका जवाब दे रहे हैं। आप डेटा लेके आए थे, आपने डेटा बता दिया। आप डेटा लाए थे, आपने डेटा बता दिया। वो उनके पास जो लॉजिक है वो दे रहे हैं। सुन तो नहीं, डेटा ये पूरे बताए ना। एनसीआरबी नेशनल डाटा है, पूरा नेशनल डाटा बताइए, बोलिए पूरा नेशनल डाटा हर स्टेट का। नहीं है जितना लिख के लाए उतना बोलना है। इनके भी नेता लिख के लाके बोलते हैं, उनके भी नेता पूरा लेके बैठा हूं, पूरा एक एक बिंदु पे, एक एक बिंदु पे चर्चा करने को तैयार हूं। बताइए ना, पूरा लेके बैठा हूं, बताइए। और दूसरा मैं बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, पाटिल साहब हो गया, प्लीज। अब लगातार मैं दुबे जी के पास भी जा रहा हूं। हाँ सुनिए, अब मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी सरकार के समय में
एक मुस्लिम महिला भी तो थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने रेप कर दिया था। उसके बाद मौलवी ने फतवा जारी कर दिया कि अब आज से वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। किया थे कार्रवाई मौलवी के खिलाफ, किए थे। ये कहते नहीं नहीं स्त्रियों के लिए मेरे मन में ये बताइए, ट्रिपल तलाक के साथ आप विरोध में थे, पक्ष में थे? हलाला के साथ पक्ष में थे कि विरोध में थे? मेहरम एक तरीका होता था, यानी अगर हज पे 2 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती, एक पुरुष का होना जरूरी है। हमने वो खत्म किया। पक्ष में थे कि विरोध में थे? मैंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात कही। ये इनकी असलियत को उजागर करता है, विषय से भटकने के लिए, क्योंकि इनके पास मुद्दे की बात पर बात करने के लिए नहीं होता, इसलिए आंकड़ा पूरा नहीं बता पाए। और मैंने वो चीजें बताई जिसमें आंकड़े की जरूरत ही नहीं, जो सामने दिखाई पड़ता। दुबे जी। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। तुलसीदास जी ने रावण के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि भय से, एक रावण पे बोल दो सर, एक लाइन से। अबे जी अगर अनुमति हो तो रावण पे बोल दें। एक मिनट। अरे सुनिए, एक तरफ राम जी अकेले थे और रावण के 10 सिर थे। 10 सिर कहां नजर आ रहे हैं? 10 सिर कहां नजर आ रहे हैं? इधर आजकल 38 सिर वाले घूम रहे हैं। एक दल है जो 38 सिर लगाकर घूम रहे हैं, जिनके 25 का एक भी सांसद नहीं है और 9 ने लोकसभा ही नहीं लड़ा। वैसे इनके कितने सांसद हैं यूपी में? कहीं का रोड़ा और मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। तो अब मैं कहता हूं, तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से, भय से, प्रीत से रावण ने माता सीता का हरण किया, वैसे इन्होंने छद्मवेश धारण करके सत्ता का हरण किया। अरे फतवा जारी आप करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में। कितने भी आरोप लग जाए, वो सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाथरस हो या उन्नाव हो, बेटियों के बलात्कारियों को शरण सत्ता की सरपरस्ती कौन देता है? आपके यहां से फतवा जारी होता है। रात के अंधियार में हाथरस में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, मां बाप को उसका चेहरा देखने नहीं दिया जाता है। फतवा जारी कौन करता है? आपकी सत्ता की सरपरस्ती करती। 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए गए, 84% की आमदनी कम हो गई। आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है अडानी। और किसानों की आमदनी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, किसानों की आमदनी करिए ना। मोदी जी के एनएसएसओ बताता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। मोदी जी का एनएसएसओ बताता है कि 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया, घट गया। मोदी जी की आरबीआई बताती है कि मोदी जी के गलत निर्णय से, मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट बताती है कि गलत तरीके से जीएसटी लगाने से और मनमानी तरीके से नोटबंदी को थोप देने से इस देश का एमएसएमई तबाह हो गया। मोदी जी क्लीन चिट देते हैं, जिसने भारत की अस्मिता को शत विकसित कर दिया। हमारे देश की सीमा के अंदर आकर दौलत बेग की, विश्व की सबसे ऊंची दौलत बेग ओल्डी की स्ट्रिप के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 तक चीन बैठा है। तापिर गांव भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहता है, प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर चीन की सेना घुस करके भारत के नागरिकों का अपहरण कर लेती है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना वहां कोई आया है, ना वहां कोई घुसा है। चीन ने सिर्फ सरहदें हमारी हदों की पार नहीं की, व्यापार की सारी हदें पार कर दी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती है $100 बिलियन से अधिक का चीन से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के छोटे छोटे उद्योगों को, चाहे वो साइकिल के हो, खिलौनों के हो, पटाखे के हो, पूरे हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। इन विषयों का संज्ञान कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी में लगे रहते हैं। हिंदुस्तान का युवा पूछता है, अग्निवीर के नाम पर उनके भविष्य को और भारत की सेना को क्यों आप तबाह करना चाहते हैं? ये कहते थे 33 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने सबसे पहला नाम लिया कि पहले सीडीएस ने इसकी सिफारिश की थी। पहले सीडीएस का 2018 का इंटरव्यू देखिएगा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं भारत का सैनिक अपनी पूरी आयु के साथ पूरी तरह पहले समय के पहले उसका रिटायरमेंट नहीं तय किया जाए। अभी नरवणे साहब ने कहा कि सेना के बगैर संज्ञान के, सेना के बगैर विश्वास लिए अग्निवीर की योजना थोप दी गई। तो एक के बाद एक देश को तबाही की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे विषय जितने आपने बताए, ये देश की जनता के सामने रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, जो चुनाव के हमें आंकड़े बताते हैं आप सब लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 14 का चुनाव देश का, 17 का चुनाव यूपी का, 19 का चुनाव देश का, 22 का चुनाव यूपी का। परिणाम सब जानते हैं क्या हुआ था। कुछ जीत, ये जीएसटी का, नोटबंदी का, नौकरियां मिली कि नहीं मिली, महंगाई का, सबका टेस्ट होता है ना वो। कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने देश की हार की बुनियाद पर।
हराकर युवाओं के रोजगार के स्वप्न, किसानों की आय और सैनिकों की जिंदगियां कुछ तो वो किसान और वो नौजवान वोट नहीं कर रहे हैं क्या? राजनीतिक दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। आप इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बाहर आ जाइए। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। इस बहुलतावाद के साथ रहने की कोशिश कीजिए और आईना दिखाइए इस सरकार को, बताइए कि उसने भारतवर्ष को सारी बातें देश के सामने जाती हैं। आप कह रहे हैं ये केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से जीते। मैंने तो आपको 4 चुनाव गिना दिए। 100% और कोई ठीक है 100% मैं जवाब दे दूं। नहीं तो देश ठीक के है। प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाकर शमशान कब्रिस्तान करने की आवश्यकता पड़ती, दिवाली रमजान करने की आप आवश्यकता कह रहे हैं पड़ती। हिंदुस्तान की जनता, यूपी की जनता ने 2 बार अगर इनको दिया और इतना बड़ा मैंडेट दिया, ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति, बताते प्रधानमंत्री जी कहते देश को कि मेरे मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल सबको पकड़ कर लिया। मैंने तो कहा अभय जी, सारी बातें, सारे विषय जनता के सामने। भारत के इतिहास में आप बताते हैं, रोज बताते हैं, आपके नेता भी बताते हैं, भाटी साहब के नेता भी बताते हैं। आखिरी बात, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप जानते हैं भावना गवली 5 नोटिस ईडी के आए, उन्होंने कहा नहीं भाजपा में शामिल हो जाऊंगी, ईडी के पास नहीं जाऊंगी। भाजपा की सरकार के साथ चली गई। प्रफुल्ल पटेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, ये लोग कहते थे दाऊद इब्राहिम हो गया। इकबाल मिर्ची उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, ये कहते थे हसन मुंशरिफ जिसके बच्चों के खाते। अच्छा ठीक है अभय जी, बहुत सारे विषय आपने बता दिए। भारतीय जनता पार्टी में आपने एक लाइन में मुझे कह दिया अच्छे हैं ये मोदी जी, योगी जी जीत रहे हैं केवल ध्रुवीकरण की वजह से। मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे मैंने शांति से आप दोनों का प्रवचन सुना है तो कम से कम मुझे शांति से जवाब देने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल तो अब मैं फैक्ट के साथ बोलिए अपने आप। इन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 27 रुपए हो गई। कहां है सोर्स? अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, 6,000 रुपए। देखिए अब आप डिस्टर्ब मत करिए। आप मैंने आपसे जब पूछा, अब देखिए फिर भी क्यों बोलने लगे? अच्छा एक बात हो रही है ना, मैं फैक्ट बोलता हूं भाई। 6,000 रुपया तो साल का दिया जा रहा किसानों को, तो 500 रुपए हुआ ना महीने का, 20 से डिवाइड करिए तो 20 रुपया तो यही हो गया। ये भैया बाकी हम 7 रुपया कमा रहे हैं। कहा कुछ भी आए बाएं साएं कुछ भी आके बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये तरीका नहीं। मैं एकदम शांति से, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। अब मैं बताता हूं, जो इन्होंने बेरोजगारी की बात कही, बताइए बेरोजगारी दर कितनी है, बताइए महंगाई दर कितनी है। पूरी दुनिया में G7 कंट्रीज में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, लोएस्ट है। कोई ऐसा देश नहीं जहां विकास की दर हमसे कम हो, हाईएस्ट है। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कोई कर्मचारी बनेगा तभी तो खाता खुल के उसमें पैसा एम्प्लॉय का भी लगता है और एम्प्लॉयर का भी लगता है। हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो 16 करोड़ अपने आप क्रिएट हो गए, यानी एक एम्प्लॉय ने भी पैसा जमा करना शुरू कर दिया और उनके एम्प्लॉयर ने भी पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और मैं दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं, बिल्कुल फैक्ट के साथ, जो ये लोग बात करने की बात करते हैं। अभी डाटा आया है कि 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और आईएमएफ ने डाटा दिया है कि भारत 7.8% ग्रोथ रेट के साथ इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब मैं दूसरा भी उदाहरण बताना चाहता हूं। यह बताइए 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कौन बना रहा है? यह बताइए, इस समय हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के 3रे नंबर के देश बन गए, यह कौन बना रहा है? यह हवा में बन रहे हैं क्या? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 2रे नंबर के प्रोड्यूसर बन गए। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सैमसंग का, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगी है, वो कौन बना रहा है? ये सब हवा में बन रहे हैं। मतलब कोई बना थोड़ी रहा, 4 करोड़ मकान बन गए, आसमान से जिन्नात आके बना रहे हैं, कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और सुनिए, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन इतना बड़ा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में हम खड़े, किसी जमाने में यहां की इमेज ये बनी हुई थी कि यहां पे कट्टे बनते थे, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनने जा रही है, और जिसको एक्सपोर्ट करने वाला भारत देश बना। फिलीपींस ने पहला ऑर्डर बुक किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, जो सामने आंखों के दिख रहा है, इसके बाद दाएं बाएं ये लोग इसलिए करने काशी। और मैं दर्शकों को कहता हूं, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, जाके चेक करिए, इनके पूरे कालखंड में महंगाई की औसत दर 8.2%, 2004 से 14। हमारे 10 साल में, जबकि कोविड और लड़ाई दोनों का दौर झेलने के बाद 5.1%। और मैं ये भी कहता हूं, इस देश के इतिहास में जब जब महंगाई दर ने 10% से ऊपर क्रॉस किया, हमेशा इनकी सरकारों में किया है। जब जब हमारी सरकार रही है, महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर। 1 मिनट सर, पूरी बात करें। और इनके सरकार में विकास की दर ऊपर और नीचे, बल्कि याद दिलाऊं, जब इनकी सर्वकालीन सबसे मजबूत सरकारें होती थी, 2% ग्रोथ रेट थी। इसका मजाक उड़ाया जाता था भारत का 70 और 80 के दशक में। अंत में एक और बात कह दूं, राजनीति क्या होती है, हम यहां उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो बताते हैं। अगर अपने राजनीतिक चुनाव अभियान की शुरुआत किसी ने राम का नाम लेके की है, तो नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य का नारा देकर राम का नाम लेके चुनाव अभियान लोकसभा की शुरुआत की। और नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोली चलाने वाली
सरकार का समर्थन दिया, ऐसी पलटी खाई 1 साल के अंदर, और इसीलिए भगवान ने आपको ऐसी पलटी दी कि आप 414 से स्थिति ये हो गई कि 42 और 52। आज मुझे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बोला, क्योंकि आपने 90 वाली बात कर दी, उन्होंने मुझे बार जा रहा हूं कि जो राम जी का माहौल चल रहा है इस वक्त मंदिर का, कितनी देर चलेगा? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद 1 महीने के बाद डाउन हो जाएगा। भाई टेम्पो इतना तो नहीं रहेगा ना देश में बना हुआ है, उसके बाद तो बात करनी पड़ेगी ना दूसरे विषयों की। हाँ, बिल्कुल उसका अपने उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपकी सरकार बर्खास्त की गई थी यूपी में से, उसके बाद चुनाव हुआ, कौन जीता? आपकी सरकार नहीं आ पाई थी, तो जनता वोट नहीं देती केवल राम के नाम पर। जो आपने बात कही, सबसे ज्यादा सीटें भी हमारी, सबसे ज्यादा वोट भी अच्छा था, मैंने बता दिया, सबने मिलकर सरकार बना ली थी। पर एक बात बताता हूं, बहुत सही आपने कहा, हमारे लिए राम चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का मुद्दा भी नहीं है, अस्मिता का मुद्दा है। इसलिए जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, सपने में गुमान नहीं था कभी इस देश में हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत सरकार बनेगी, तब भी उतनी ही निष्ठा के साथ खड़े थे। आज 303 सीटों पर भी उतनी निष्ठा। समय बाटी जी का है, बाटी जी का समय, फिर वो मुझसे कहेंगे कि आप अपना धर्म भी निभा रहे हैं। बाटी जी से मैं कृपा पूर्वक 10 सेकंड सिर्फ लूंगा। आज दिल्ली में मुलाकात हो रही है आप दोनों की वजह से। हाँ, इनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी हैं, ये दावे किताबी है। अच्छा, IMF ने आंकड़ा दिया जहां मनमोहन सिंह, अरे सुनिए, अब भी सुन लीजिए, प्लीज आप भी सुनिए। IMF ने अभी चेताया, IMF ने कहा कि डेट टू GDP रेशो 81% हो गया है, जो भारतवर्ष के लिए भरा घातक है। मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप सुनते होंगे रोज अखबारों की सुर्खियां, जानते हैं क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही साहब, जो PLI ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये असेंबलिंग हो रही है, और विदेशी कंपनियां जिनको 6% का लाभ दिया जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा हिंदुस्तान का वहां जा रहा है, और ये असेंबलिंग हो रही है। अभी इन्होंने बात की, अरे बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं दुबे जी, शॉर्ट में उनका समय। बिल्कुल लाइन का, और आप तो फिर पूरा भाषण देने लगे। मैं तो शांति से सुना था। सुनिए ना, इन्होंने किसानों की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 27 रुपए आमदनी का अर्थ ये नहीं होता है, प्रधानमंत्री जी जो 6,000 रुपए दे रहे हैं उसका सच सुन लीजिए। 25,000 रुपए हेक्टर इनपुट कॉस्ट खेती की बढ़ा दी, डीजल जो 60 रुपए था 100 रुपए के पार हो गया, कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, खाद पर GST लगाया 12 से 18%, और 2,86,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किसानों की जेब से निकालते हैं। 15 करोड़ हेक्टेयर पर देश में खेती होती है, और स्वांग रचते हैं कि 6,000 रुपए प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है दुबे जी, भाटी साहब के पास में जा रहा हूं, सुनिए दुबे जी, प्लीज उनका समय प्लीज। भाटी साहब देखें, ये तो सारे विषय आप लोग जब चुनाव शुरू होगा तो आप लोग बोलेंगे ही, लगातार निरंतर आप लोग कहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, आप ही के एक नेता आज मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये भी कहा, इस वक्त देश के अंदर और खासकर यूपी के अंदर वो नेता हमको चाहिए, वो कैंडिडेट चाहिए जो 5 लाख वोट ला सकता हो, वो चुनाव में उतर सकता है, वरना सामना नहीं कर सकता। उन्होंने खुलकर कहा, आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे। इनकी 40 सीटें हैं 80 में से, जो ये जीते, जो 64 जो जीते थे उसमें 40 सीटें हैं जो 50% ज्यादा वोट से जीते। पूरे देश में 303 में से 225 सीटें हैं जो 50% वोट से ज्यादा जीते। आप समझे लड़ाई किससे है आपकी? तो मैं वो पूछ रहा हूं, उसकी क्या काट है? नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास है, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें हल्के में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं, लोकसभा में भी जीते हैं, विधानसभा में भी जीते हैं। हम समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है जमीन पर कर रही है, बूथ लेवल तक कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के सारी 80 की 80 लोकसभा सीटों में बूथ कमेटियों का गठन कर चुके हैं, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने चलाए हैं, उन्हें मुद्दे बताए गए हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं, बूथ लेवल तक हम मीटिंग कर रहे हैं। और ये तो देखिए, आप अब पिछले चुनाव में ठीक है 50% वोट 40 से ज्यादा सीटों पे मिला था, लेकिन आप 1952 से आज तक के चुनाव का अध्ययन करिए, विश्लेषण करिए, हर चुनाव में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, जिसे भी टिकट लेके भेज देते थे जीत जाता था। 403 तक सीटें कांग्रेस जीती थी। पिछले चुनाव में 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ एक एक सीट पर इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। गठबंधन के साथ हम लड़ेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। गठबंधन में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और मुद्दे हमारे साझा होंगे। लेकिन मैं अब उस मुद्दे पर आता हूं जो 2-3 बातें सुधांशु जी ने कही। मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक के जब भाषण सुनता हूं तो मुझे एक शेर अनायास याद आ जाता है कि और कोई काम तो जैसे इन्हें करना आता ही नहीं, मगर झूठ ये बहुत शानदार बोलते हैं। अभी सुधांशु जी ने कहा हमने सैमसंग का प्लांट, सैमसंग की जमीन अलॉट समाजवादी पार्टी के शासन में हुई थी। मैं उसी जिले से आता हूं, मेरे गांव के बराबर में ही सैमसंग कंपनी है। भैया वो विदेश समाजवादी पार्टी कर रहा है,
विदेश की कंपनी है भाई, विदेश से एग्रीमेंट प्रदेश नहीं कर रहा है। नहीं, क्या विदेशी कंपनियों को जमीन अलॉट नहीं होती देश में? भैया विदेश की जो केंद्र सरकार तय करती है तब जमीन अलॉट होगी। हवा में कुछ जमीन तो हमने दी थी, गवर्नमेंट ने बुला लिया उसको। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासन में हुई थी। कब वो उस समय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना थे। प्रोडक्शन होता था 2006 2014 से पहले प्रोडक्शन बताइए कितना होता था? अब ये क्या प्रोडक्शन बताइए, आपने कहा आपने लगाई, वो हमने लगाई। दूसरी बात प्रोडक्शन इनके 2-3 झूठ बताता हूँ, 2-3 झूठ अच्छा, बताता ठीक है, चलिए, हूँ। आप बोलिए। आप सुधांशु जी, आपको सच इतना कड़वा क्यों लगता है? अरे सच कहा सर, जब हम आंकड़े बताते, जब हम आपके कोई स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, किसी विदेश की कंपनी से सीधे करार नहीं कर सकती। जब ये हम झूठ है जो आपने बोला। जब हम सच्चे आंकड़े बताते हैं तो आपकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। सर मैंने आपको बोला सच ना, से इतनी आप परहेज झूठ क्यों बोल है? रहे हैं। अच्छा चलिए, आप तो नहीं, चुनाव आप लड़ सच चुके से हैं। इतनी चलिए चिड़न क्यों है बताइए, आपको? प्रदेश की कोई सरकार विदेश से आप क्या agreement झूठ कर का सकती है? शासन चाहते तो हैं? यहाँ या ना झूठ आप क्या झूठ का शासन चाहते हैं? अच्छा आप बताइए, आप केंद्र सरकार चला ये क्यों बताए, मैं बताऊंगा। केंद्र सरकार चला इन्वेस्टर्स मीट होती है साहब, राज्य सरकारें अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा सर, समय चूंकि खराब, भाटी साहब समय कम रहे, आप मुझे बता दीजिए इस वक्त समाजवादी पार्टी कहां खड़ी दिखती है चुनाव में आपको? 80 सीट माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी 2004 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय बीजेपी की सरकार ना तो केंद्र में थी ना यूपी में थी। उस समय सैमसंग कंपनी आई थी, हमारी सरकार ने उसको जमीन दी थी, बात खत्म हुई। कितनी सीट आ रही है आपकी यूपी में, बता दें मुझे आप। हम 80 जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने के लिए तो सभी लड़ रहे हैं। अब ये तो जो सामने बैठे हैं, इनका जितना आशीर्वाद होगा उतनी सीट आ जाएंगी, लेकिन हम तो 80 जीतने के लिए लड़ेंगे। ठीक है, कुछ इनको भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सीटें आप? हाँ, उस 80 में ये भी तो शामिल है। 80 में ये भी शामिल हाँ। है। कितने भागीदारी कितनी है? ये हमारे मित्र हैं, भाई हैं, प्रेमी हैं हमारे। ये रहमो करम का दायरा कितना तंग है, जरा वो चलिए, बता ठीक है। दीजिए। कितनी है उस गली में हिस्सा? हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट बिल्कुल कह दिया, कांग्रेस पार्टी हमें ये समीकरण बता दे, ये अपने आंकड़े बता दे कौन कौन सी सीट जीत सकती है और कैसे जीत सकती है। जितनी सीट कांग्रेस जीतने की हैसियत में है, हम उससे एक सीट फालतू देंगे, अभी कम नहीं देंगे। बड़ा हृदय। एक भी सीट सर जीतने बस की फाइनल मुझे असेसमेंट बता दें। उन्होंने तो कह दिया, वो कहना ये चाह रहे हैं रायबरेली अमेठी, अब तो अमेठी पे भी डाउट हो गया, इनकी 2 के अलावा तीसरी बता दीजिए जो जीत सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं सौरभ जी, मैं जिस सीट से आता हूं गौतम बुद्ध नगर सीट है, वो जी 13 नंबर लोकसभा सीट। 5 विधानसभा में 2022 में हमें 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिला, 2,60,000 लगभग। ठीक। एक सीट पे मैं लड़ा था दादरी, 80,000 वोट मुझे मिले। नोएडा में 60,000 वोट हमें मिले। तीसरी सीट पे 55,000 मिले। आप इनसे यही पूछ रहे हो कि भाई 2,60,000 मिले, इनको मिले 12,000 टोटल मिला के। अब आए ना आप, हाँ आप बता रहे हैं इसलिए। तो आंकड़ा बता दें, सीट ले लें, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ जी, दुबे जी कितनी सीट लड़ना है, कितनी मांग रहे हैं इनसे? सौरभ जी यही सवाल 2004 में पूछते थे, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, आपके साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आएगी कि नहीं, लेफ्ट के दल आएंगे कि नहीं। टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उनसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं मानता, मोदी जी को भी नहीं मानता। ठीक। हमने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं हुआ। लेफ्ट दलों की सरकार केरला में थी, त्रिपुरा में थी, वेस्ट बंगाल में थी, समझौता नहीं हुआ, आंध्रा में हुआ। लेकिन जीतने के बाद पोस्टपोल अलायंस हुआ और 335 सीट जीत कराए। तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महाछलावा है अभियान। अच्छा चलें सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया मेरा। अभियान के साथ आप जीत नहीं पाओगे। देश की जनता, आप ये कह रहे हो कि प्रीपोल नहीं होगा तो बाद में तो हम साथ आ जाएंगे, पोस्टपोल तो आ ही जाएंगे साथ। नहीं, हमारा सब तरह के रास्ते खुले हैं। ठीक है, सब तरह के रास्ते खुले हैं। ठीक है, सीट शेयरिंग भी होगी और पोस्टपोल तो होगा ही होगा। उसी से तो घबराए हुए प्रधानमंत्री जी कहीं करोड़ा इकट्ठा कर। अच्छा चलिए, बस लास्ट कमेंट साथ ले आए। देखिए गठबंधन के सब लोग ये कहते हैं, हमको देखिए, हमको कोई 200 सीट नहीं कम करनी है आपकी। देखिए मैं कह रहा हूं 50 नीचे लाना है बस। ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इनके नेता राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि बहुत जबरदस्त है। 2019 में वो अमेठी में लड़ते लड़ते समझ गए थे कि मेरी हार तय है, तो इतनी दूर चले गए वायनाड में कि उसके आगे तो समुद्र का शायद जाना संभव वाजपेयी नहीं हारे क्या? अब मैं एक फैक्ट बता रहा बलराज नहीं हारे। शॉर्ट में आप बोल रहे थे सर, लास्ट कमेंट प्लीज। बहुत शॉर्ट। देखिए इन्होंने कहा 52 से हम वो पार्टी हैं जो 7 दशकों में डिकेड बाय डिकेड बढ़े हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। 50 में हम अप्रासंगिक दल थे, 60s में हमने पहली बार एसवीडी गवर्नमेंट बनाई राज्यों में, 70 के दशक में हम केंद्र की सरकार में भागीदार हुए, 80 के दशक में शुरू में हमें झटका लगा, 90 के दशक में हम केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले हुए, और 2010 के दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई। जब से भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है, उसके बाद से बीजेपी का दौर आया है। जब से खुला मीडिया आया है तब से बीजेपी का दौर आया है। जब से स्वतंत्र
वो आई तब से, इसलिए मैं लास्ट में कहूंगा यूपी में भैया राहुल, टीपू और बुआ जी। अब सर एक मिनट वापिस दो पर आ सर, एक तरफ है यही आचरण रहा। सर आप बोल रहे थे, मैंने किसी का भी डिस्टर्ब नहीं किया सर, लास्ट लाइन क्लोजिंग बोलने दीजिए। क्लोजिंग सेंटेंस। सर एक तरफ है जांचे परखे खरे तपे तपाए नरेंद्र मोदी जी, और एक तरफ भ्रम में भरमाए आपस में लड़ते लटकते ये लोग। तो मैं कह रहा हूं राहुल, टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। चलें ठीक, अब ये तय कर देंगे, हमारे सामने जनता बैठी है। बहुत शुक्रिया आयुष्मान भाटी जी, अभय दुबे जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका जोरदार तालियां एक बार बजा दें मेहमानों के लिए। बहुत धन्यवाद।